अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप MYK न्यूज़ टीवी का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपको बताएं कि आज हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल होने वाली शख्सियत का तारुफ करवाएं, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर माहिर कानून दान जनाब शुएब शाहीन साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं। इनसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू। ये बताइएगा कि इस वक्त जमाते इस्लामी के एहतजाज को लेकर बड़े मामलात जो है वो तो गंभीर चल रहे हैं। उस पर बड़ी डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि इनके जो मुज़ाकरात हुए हैं वो किस बात पर हुए हैं। क्योंकि इनका जो एहतजाज था वो तो बिजली के बिलों के खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ था। तो बिजली जो है वो 2 रुपए 56 पैसे मजीद महंगी हो गई है। तो ये जो जमात इस्लामी है, इन्होंने जो अपना एहतजाज खत्म किया, धरना खत्म किया, ये किस वजह पे, किस बेस पे खत्म किया हुकूमत से? जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब गोंदल साहब, बात सिर्फ इतनी है कि जमात इस्लामी ने जब धरना शुरू किया, हमारे इमरान खान साहब ने, हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये एक अवामी एक मुतालबा है और बिल्कुल हम इसको सपोर्ट करते हैं। बल्कि हमें हुक्म दिया कि आप वहाँ जाएं, और आपको याद होगा कि मैं वहाँ गया, मेरे साथ बाकी सारे हमारे कारकुनान भी थे, शहरजाद रियाज साहब भी थे, हमारे फॉर्म 45 के MNA। और मैंने वहाँ स्पीच की। जब मेरी स्पीच ख़त्म हुई तो मुझे आकर बताया गया कि जी पुलिस मुझे और कुछ और दोस्तों को, मेरे साथियों को गिरफ्तार करने पहुंची हुई है। बहरहाल खैर, हमने वहाँ उसकी अनाउंसमेंट भी की कि वो अगर धरना कानूनी है तो वहाँ तकरीर करने वाले गैर कानूनी कैसे हो गए। लेकिन बहरहाल वो एक अलग आस्पेक्ट है। तो ये जब कल परसों से ये धरना ख़त्म हुआ और जिस अंदाज से कहा गया कि हमारा एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट तो अभी सामने नहीं आया, हम कुछ नहीं कह सकते कि किन बुनियादों पर ख़त्म हुआ। पूरे मीडिया में ये कहा गया, और ये आज भी सोशल मीडिया की ये टॉप लाइन स्टोरी है कि जी तकरीबन 2 रुपए 56 पैसे बिजली की कीमत महंगी कर दी गई है। और जब महंगी हुई, जिस वक्त इनके दरमियान गुफ्तगू जारी थी, उसी वक्त महंगी हुई, अनाउंसमेंट हुई और इन्होंने धरना खत्म कर दिया। तो बहरहाल ये सवाल तो बाहर जमात इस्लामी से हो सकता है। जमात इस्लामी के इस मुतालबे के साथ हम खड़े हैं। ये हमारा भी मुतालबा है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उसको रिविजिट किया जाए, उनका ऑडिट कराया जाए। और ये रेट्स जो हैं ये पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं। इस वक्त आम आदमी ये बिजली के बिल नहीं दे सकता। आज दे देगा, 1 महीना दे देगा, 2 महीने दे देगा, 3 महीने दे देगा, बिल आखिर उसकी सकत खत्म हो जाएगी और वो हिम्मत छोड़ देगा, और या तो बिजली कटवाएगा या फिर क्या करेगा, ज़ाहिर है, या खड़ा हो जाएगा रियासत के खिलाफ। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है 90%। वजह उसकी यह है कि इतनी महंगी बिजली के साथ, इतने महंगे इंटरेस्ट रेट के साथ कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, ना चला सकता है। अगर वो चला नहीं पाएगा, ज़ाहिर है, नुकसान में तो नहीं चल जा सकता। तो आपके रोजगार के जराए खत्म होंगे, तब रोजगार के जराए खत्म होंगे तो आपके आमदनी के जराए खत्म होंगे। तो ये मुल्क डूब रहा है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उठाएं तो वो ये कहती है कि आपकी आधी आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाए गई है, और सालाना 1.5 करोड़ अफराद मजीद सतह गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं। तो ये तो फिर पाकिस्तान को ही मेल्ट डाउन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इन कठपुतलियों को जिसने मुसल्लत किया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, उनको सोचना चाहिए कि ये जिनमें कैपेसिटी नहीं है, जो अवाम के रिजेक्टेड लोग हैं, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप इनको हमारे ऊपर आपने मुसल्लत किया है गैर आइनी तौर पर। आप एक तरफ तो माशाल्लाह शरीयत और आइन की बात करते हैं, तो जो शरीयत और आइन को नहीं मानते वो पाकिस्तानी नहीं है, हम आपसे एग्री करते हैं। मगर आपके ही एस्टेब्लिशमेंट के लोग, आपके ISI के लोग जा करके फॉर्म 47 बनवाते रहे। सारी ये ब्यूरोक्रेसी हमें आकर ऑफ द रिकॉर्ड कहती है कि जनाब हम तो मजबूर थे। तो आप अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात, ये तो गैर आइनी काम है ना। और इन गैर आइनी कामों में, और फिर 17 सीटों वालों को, 18 सीटों वालों को आपने इक़्तिदार दे दिया। ये गैर आइनी काम कौन कर रहा है? अगर कोई कर रहा है तो उसका एहतसाब करना, या उससे कम से कम अपने आप को लाताल्लुक़ करना आपका फ़र्ज़ बनता है। आपने न सिर्फ उन गैर आइनी और गैर कानूनी काम को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, बल्कि इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया हुआ है, जिसका नतीजा आज आप मुल्क की सूरत हाल को देख रहे हैं। ये बताइएगा, जो जमात इस्लामी है, बिल्कुल आपने जैसे फरमाया कि ये जो मुज़ाकरात इनके हुए हैं, और मैंने आपको सवाल के अंदर ये भी कहा था कि 2 रुपए 56 पैसे, जिस दिन एहतजाज खत्म हुआ जमात इस्लामी का, उसी रोज़ 2 रुपए 56 पैसे बिजली जो है वो महंगी हुई। जमात इस्लामी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। आप क्या समझते हैं,
ये क्या अपना जो मुतालबा है बिजली के बिलों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, ये वही लेकर आए थे या मामला कुछ और था? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे एतराज़ नहीं करता और ना ही मैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, हम उनके साथ इत्तेहाद की सूरत की भी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो एतराज़ नहीं करता, ना इल्ज़ाम लगाता हूँ। लेकिन ये उनके से पूछना चाहिए कि वो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे या कोई जवाब क्या देंगे। मेरा ख्याल है मेरी पॉलिटिकल पार्टी के बीइंग ए लीडर ऑफ पीटीआई, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, वो भी अपोजिशन की किसी पॉलिटिकल पार्टी पे एतराज़ लगाना या इस तरह की बात करना मेरा ख्याल है मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा, शेर अफ़ज़ल मरवत के इस वक़्त क्या मामलात चल रहे हैं? शेर अफ़ज़ल मरवत जो है उन्हें पीटीआई से निकाल दिया गया। आप क्या समझते हैं? उनकी क्या रीज़न्स थी जिस वजह से उन्हें जो है वो निकाला गया है पीटीआई से? देखें, बहुत सारी रीज़न्स हैं, इल्ज़ामात हैं, जिसको बुनियाद बनाकर इनडिसिप्लिन की रीज़न्स हैं, लेकिन मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं पीटीआई का जो इंटरनल इशू है उसकी तफसीलात बयान करूँ। हुँ, हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब के कहने पे उनको शो का नोटिस दिया गया था, उनको पॉलिटिकल कमेटी और जो हमारी कोर कमेटी है उससे उनको टर्मिनेट किया गया था। फिर उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की गई थी और 1 महीने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जो वो फैसला करेंगे और कमेटी के जो मेंबरान थे उसमें रऊफ़ हसन साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, दाऊद शाह साहब और आतिफ खान साहब, उन्होंने फैसला करना था और उन्होंने अगेन विद द अप्रूवल ऑफ खान साहब फिर फैसला किया। उनके अगले 1 महीने के पिछले 1 महीने के कंडक्ट को देखते हुए उनने उनकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी और ये खान साहब का फैसला है और अभी गौहर साहब ने जाकर कहा है कि नहीं जी, टर्मिनेशन ना करें और उनको रिव्यू करें। खान साहब ने कहा है उसको मैं देखता हूँ। शेर साहब ये बताइएगा, शेर अफ़ज़ल मरवत जो है, आप क्या समझते हैं? पीटीआई क्या समझती है? विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। देखिए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि मेरा मुनासिब नहीं है कि मैं एक पीटीआई में जो शख्स काम करता रहा हो या ना हो, दोनों सूरतों में मैं उनके पर्सनल इश्यूज़ पे या इस तरह की कोई बात करूँ। मेरा ख्याल है ये मुनासिब मेरे लिए कम से कम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस वक़्त हमारे एक जर्नलिस्ट हैं जो कि जर्नलिस्ट थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हमारे उस्तादों में भी थे, एक बहुत बड़ा नाम था। शहीद अरशद शरीफ आज के रोज़ पाकिस्तान छोड़कर उन्हें जो है वो मुल्क से जाना पड़ा। किन वजूहात के बायस उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, आप क्या समझते हैं? देखें, अरशद शरीफ एक बहुत नफीस, पढ़े लिखे, मोस्ट इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे। मेरा उनसे दोस्ती भी थी। मेरे उससे के कई प्रोग्राम्स मैंने उसके अटेंड किए, बल्कि आखिरी उसके जाने से चंद दिन पहले मैंने उसका प्रोग्राम अटेंड किया। मेरी तो आंखों के सामने है, मेरी उनसे बहुत अच्छे ताल्लुक था। तो मुझे बड़ा अफसोस है, जिन हालात में उसके खिलाफ पर्चे हुए थे, आपको याद होगा, एफआईआरें कटी गई। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने एफआईआरें कटवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया जा सका कि किन लोग थे, कौन इसमें मुद्दाई थे जिन्होंने ये एफआईआरें कटवाई थी। इसका मतलब है कि ये प्लांटेड और प्री प्लान एक मैटर था। उनको जिंदगी को खतरा था, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताब बंदियाल साहब को लिखा। लेकिन आपको याद होगा कि यही पीडीएम 1 वाले लोग जो थे वो एतराज लगाते थे कि नहीं जनाब, ये झूठ बोलता है, इनको कोई जिंदगी को खतरा नहीं है। बेलाखिर वो मुल्क छोड़ के गया, सिर्फ इसलिए छोड़ के गया कि उसको यहाँ लाइफ थ्रेट्स थी। और जब वो दुबई में गया, आपको अगर याद हो, तो एमिरेट से उनको निकलवाया गया। वो कौन शख्सियत थी, अभी उसके किरदारों का तयन होना बाकी है। पाकिस्तान की वो कौन शख्सियत थी जिन्होंने यूएई की अथॉरिटीज़ को मजबूर किया कि उनको यूएई से निकाला जाए। और उनके पास ज़ाहिर है कोई वीज़ा नहीं था, उन्होंने अप्लाई किया यूके का। उन्होंने कहा जी अपने मुल्क से जा कर के अप्लाई करें, और उनके पास और कोई वीज़ा नहीं था। उन्होंने बगैर वीज़े के सिर्फ वो कीनिया जा सकते थे, वो वहाँ चले गए और बाद में उनकी शहादत हुई। देखें, कीनिया की अदालत ने अरशद शरीफ को फिर भी इंसाफ दिया और ये साबित किया, डिक्लेयर कर दिया कि अरशद शरीफ का कत्ल था, इंटेंशनल कत्ल था। उनके खिलाफ मुकदमा भी बनाया जाए, एफआईआर भी काटी जाए, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, और वो डैमेजेस भी दिए जाए उनकी फैमिलीज को। मगर पाकिस्तान, जिसका वो सपूत था, जो इतना बड़ा सहाफ़ी था, आज पाकिस्तान उसको इंसाफ नहीं दे पाई। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर पेंडिंग है। टाइम एंड अगेन वो मैटर लगता है और डिसाइड नहीं होता। और पिछले 1 साल
पूरा उस केस को कहीं भी किसी मौके पर नहीं उठाया गया। पहली दफ़ा ये अभी 11 महीने के बाद लगा। जैसे मंसूर अली शाह साहब की बेंच की सरबराही में बेंच था, 3 मेंबर बेंच, और उन्होंने फरमाया कि नहीं, ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है, तो लिहाजा 5 मेंबर बेंच में ही ये लगाया जाए। तो अब देखते हैं कि दोबारा ये लगेगा। अल्लाह करे कि उनको और उनकी फैमिली को इंसाफ मिले। लेकिन हमें दुख है, हमें अफसोस है कि बहसीत पाकिस्तानी एक इतना बड़ा सहाफ़ी, सच लिखने वाला, सच बोलने वाला, वो शहीद कर दिया गया है और हम अपने ही भाई को, अपने साथी को इंसाफ नहीं दे पाए। आखिरी 2 सवाल हैं मेरे, बड़े शॉर्ट्स हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने पटियाला जेल के अंदर जो है वो मशरूत माफ़ी माँगी है। ये जो मशरूत माफ़ी है इसके ऊपर अ, आपके जो हरीफ हैं इनके अंदर और अवाम के अंदर काफ़ी वावेला पाया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? पीटीआई इस पर क्या कहती है? देखें, मैं उधर मौजूद था जब मीडिया से बात की खान साहब ने। देखें, उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हैं, इसके 2 सेगमेंट हैं 9th में के। पहला सेगमेंट ये है कि इमरान खान को किडनैप किया गया रेंजर्स के ज़रिए, और उस केस में जिसमें वो ज़मानत में थे और ज़मानत के लिए अप्लाई कर चुके थे और थंब इम्प्रेशन के प्रोसेस में थे। तशद्दुद का निशाना बनाया वकीलों को, अमले को, और जिस तरह वो शीशे तोड़ के उनको उठा के ले गए। आखिर ये कौन लोग थे? ये प्रूव्ड है ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी और गैर कानूनी डिक्लेयर किया सब्सिक्वेंटली। तो लिहाजा ये तो प्रूव हो गया ना 9th में का पहला इंसिडेंट। लिहाजा इस पे तो वो लोग माफ़ी मांगे जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, ये तो माफ़ी बनती है। दूसरा इंसिडेंट ये है कि जो 9th में को जी कहते हैं कि जी जलाओ घिराव हुआ। अब जो जलाओ घिराव या आग लगाई गई, उसके लिए 2 तरीके हैं। एक है सीसीटीवी फुटेज ले आएं, दूसरा है जुडिशियल कमीशन के जरिए उसको डिटरमिन कर लें। सीसीटीवी फुटेजेस जिसने चुराई है, इसका मतलब है वो क्या चीज़ छुपाना चाहते हैं। छुपाना चाहते हैं ना कि एहतजाज करना तो कोई जुर्म नहीं है, किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं, दैट इज लॉफुल। अब जिसने वहां आग लगाई, जलाओ घिराव किया, उसकी सीसीटीवी फुटेजेस बेस्ट एविडेंस है, और उसके लिए जुडिशियल कमीशन में 15 महीनों से हम दरखास्त देर बैठे हैं, और जो कि आज तक एक पेश ही नहीं लगी। लिहाजा आप साबित करो कि हमारा कोई वर्कर इन्वॉल्व है तो हम भी माफी मांग लेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले आप माफी मांगो, नंबर 2 आप सीसीटीवी फुटेज ले आओ, नंबर 3 आप जुडिशियल कमीशन के जरिए साबित कर दो। तो और मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, और ये वो बातें हैं जो खान साहब ने की। बिल्कुल ठीक है। आखिर में ये बता दें कि अब खान साहब किन-किन केसेस के अंदर जो है वो जेल के अंदर हैं, कितने केसेस बाकी हैं और ये मज़ीद जो है वो इमरान खान साहब कितना अरसा जेल में रहेंगे और कब तक बाहर आने का इम्कान है? देखिए, मेरा ख्याल है कि सारे केसेस में उनकी या जमानत हो चुकी है या वो बरी हो चुके हैं। जिसको बहुत सीरियस केस कहते थे, इद्दत का घटिया केस बनाया था, उसमें वो बरी हो गए। साइफर का इतना बड़ा केस बनाया जिसमें कोई तकरीबन 750 के करीब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी साइफर के मुतालिक। वो क्या हुआ, जब हाई कोर्ट में आया, उठा करके उन्होंने फेंक दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसी तरह बाकी तोशा खाना है, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी केस बना रहे हैं, आपके सामने ही है उसकी क्या हैसियत है, कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं है। 9th में के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट आखिरी फैसला दे चुकी है, उसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। कोई ऐसा केस, सीरियस संजीदा केस बाकी नहीं है। और इन बेईमानों ने देखा कि जब कि 15 दिन या 14 दिन जुडिशल फिजिकल रिमांड का टाइम था, तो इन्होंने पिछले साल ऑर्डिनेंस के जरिए 30 दिन किए थे, और इस साल ऑर्डिनेंस के जरिए 40 दिन कर दिए, और वो ऑर्डिनेंस के जरिए अभी 40 दिन हो जाएंगे। अभी मेरा ख्याल है 18 तारीख को दोबारा, अभी अगले मंडे को शायद दोबारा इस केस को दोबारा लगेगा। तो लेकिन इस सब कुछ के बावजूद उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सीरियस मुकदमा नहीं है। 218 के करीब मुकदमात बना लिए हैं, लेकिन सारे मुकदमे इस बात की गवाही देते हैं कि सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर इमरान खान करप्ट होते तो आज दुबई लीक्स में उनका नाम होता, इमरान खान करप्ट होते तो गंदम लीक्स में उनका नाम होता, इमरान खान करप्ट होते तो पनामा लीक्स में नाम होता, पेंडोरा लीक्स में नाम होता। ये सारे के सारे जो इस वक्त हुकूमतों में बैठे हुए हैं, ये कठपुतली एस्टैब्लिशमेंट की, आज किसके नाम निकल रहे हैं? मोहसिन नकवी की फैमिली के, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की फैमिली के नाम निकल रहे हैं, जरदारी की फैमिली के नाम निकल रहे हैं, राव अनवार जो जरदारी साहब जिनको अपना बच्चा कहते थे, पता है कितनी प्रॉपर्टीज उनकी निकली हैं? 77 प्रॉपर्टीज, पता चला जनाब रिपोर्टेडली 77 फैमिली उनकी प्रॉपर्टीज निकली हैं। और साबिक जर्नैल, अगर ये लोग मुल्क को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खोखला कर चुके हैं और इन लोगों के हाथों में अनान इक़्तिदार दे दिया जाए, और वो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट दे दे जो अपने आप को बड़ी कहती है कि हम आइन के पाबंद हैं, तो अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर ये आप आइन के मुताबिक नहीं चल रहे, ये मुल्क के साथ लॉयल्टी नहीं है, ये मुल्क के साथ किसी लिहाज से भी मुल्क को आगे ले जाने वाली हरकतें नहीं है, ये मुल्क को पीछे ले जाने वाली हरकतें। बहुत शुक्रिया रहनुमा पीटीआई सीनियर कानूनदान शैब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपना मौक़िफ़ हमारे सवालात के जवाबात दिए।
इसी प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम